हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। एक बार फिर आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ एजुकेशन बोर्ड के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने हरियाणा जीके के महासंग्राम बैच को शुरू किया हुआ है, जिसमें हम प्राचीन हरियाणा के इतिहास को कवर कर चुके हैं। और हमने शुरुआत कर ली थी मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे तोमर वंश के बारे में, और मैंने बताया था आपको कि तोमर वंश के समय में ही हुआ था महमूद गजनवी का आक्रमण। और ये महमूद गजनवी, जो कि मूर्ति भंजक या बुत सिकन के नाम से जाना जाता था, जिसने क्या किया था, जिसने लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, और 17 के 17 बार भी इसकी क्या हुई थी, जीत हुई थी। इसी व्यक्ति ने हरियाणा में 2 बार आक्रमण किए, और 2 बार आक्रमण में एक था 1009 में, जो कि अम्बाड़ा की नारायणगढ़ तहसील पर किया गया, और दूसरा जो इसने आक्रमण किया था वो 1014 ईस्वी में किया गया। 1014 ईस्वी में इसने जो आक्रमण किया वो किया था थानेसर पर, और वहीं पर थी चक्कर स्वामी की मूर्ति, जो कांस्य धातु की बनी हुई थी, और इसी को ही इसके द्वारा कहा जाता है कि रंगून भेज दिया गया। तो इस बारे में हम बात कर चुके थे, और मैंने बात की थी एक व्यक्ति जिसका नाम था अलब्रूनी, अबू रेहान मोहम्मद अलब्रूनी, जिसका अलब्रूनी का मतलब होता है उस्ताद। और यही जो व्यक्ति था, इसी ने ही एक किताब लिखी थी। और आप लोग बताइएगा हमें कि वो किताब कौन सी लिखी गई थी, जो जिसके अंदर हरियाणा के थानेसर में पड़ने वाले ब्रह्म सरोवर का वर्णन आता है। तो पिछली क्लास में यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक प्रेम कहानी सुनाई जाएगी आपको, तो उसी विषय में हम बात करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है चौहान वंश या चौहान डायनेस्टी, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं हम। पिछले 2 दिनों में हमारी क्लासें नहीं हो पाई थी, क्यों, किसी कारणवश जो है मुझे बाहर जाना पड़ा था, उसी कारण हमारी क्लासें नहीं हो पाई। तो आज से आपको 2 क्लासें मिलेगी, एक में थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरी आपको करंट अफेयर की भी क्लास मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चौहान वंश के बारे में। किसके बारे में? तो हम चौहान वंश के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे हम चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश। देखिए, अगर आप बात करें चौहान वंश की, तो चौहान वंश जो है इसका जो संस्थापक था, इसका जो फाउंडर था वो था वासुदेव। कौन था? तो वासुदेव नाम का ही एक व्यक्ति जो इस वंश का संस्थापक था। और इसी वासुदेव के द्वारा जो है 12वीं सदी में, कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी या 12वीं सदी के अंदर जो है चौहान वंश की स्थापना की जाती है। और चौहान वंश की जो स्थापना होती है, तो इन्होंने सबसे पहले किसको पराजित किया था? तो इन्होंने तोमरों को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो तोमरों को पराजित करके चौहान वंश की नींव रखी इन्होंने, या तोमरों को पराजित करके चौहान वंश की स्थापना की गई। और इसी की जो स्थापना की गई थी वो सबसे पहले की गई थी वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी वासुदेव के द्वारा। लेकिन एक और शासक जो कि 1139 में शासक बना, कब? 1139 ईस्वी में। और इसी शासक के द्वारा जो है 1139 ईस्वी में, जिसका नाम था अर्णवराज चौहान। क्या नाम था? तो इसका नाम था अर्णवराज चौहान। और इसी अर्णवराज चौहान ने सबसे पहले क्या किया? तोमरों को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया। तो अर्णवराज चौहान जो कि 1139 में शासक बना, इसने तोमरों को क्या किया? पराजित किया। इसने तोमरों को पराजित किया, और इसे पराजित करके तोमरों को, और क्या किया इसने? हरियाणा पर अपना अधिकार जमा लिया। और उसी के बाद में ही एक और शासक बनता है जिसका नाम था विग्रहराज चौहान। क्या नाम था? विग्रहराज चौहान। तो आगे चलकर 1151 ईस्वी में एक और शासक बना जिसका नाम था विग्रहराज चौहान। अब आपने ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये नाम तो आपने पहले भी बताया था। हाँ, मैंने आपको ये नाम पहले भी बताया था, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम दोबारा इसी की बात करेंगे। विग्रहराज चौहान, या इसी को बोला जाता है विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि ये चौथे नंबर का विग्रहराज था। और इसी विग्रहराज चतुर्थ ने जो है वो तोमरों को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया। जड़ से खत्म करके किसको? तोमरों को। हरियाणा पर अधिकार कर लिया। हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया।
और अब पूरा का पूरा हरियाणा किसके कब्जे में था, तो अब वो चौहानों के कब्जे में था। और इसी चौहानों में कौन सा था, तो वो था विग्रहराज चतुर्थ या विग्रहराज चौहान। और याद रखिएगा ये जो विग्रहराज चतुर्थ है इसी को ही कहा जाता है राजा बिसल देव। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बिसल देव। और ये बिसल देव इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसने एक नाटक लिखा था, इसने एक नाटक लिखा था और उसी नाटक का नाम था हरिकेली। क्या नाम था, तो इसके द्वारा जो नाटक लिखा गया था वो था हरिकेली, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेगा, बताइए बिसल देव के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वो था हमारा विग्रहराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो वो विग्रहराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये जो विग्रहराज चौहान है इसे कहा जाता है म्लेच्छों का विनाशक। क्या कहा जाता है इसे, इसी का एक उपनाम है वो है म्लेच्छों का विनाशक। तो आप लोग बताइएगा इसे म्लेच्छों का विनाशक क्यों कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी विग्रहराज चौहान के बारे में जब पढ़ाया था तो आप इसके बारे में बात कर चुके थे। तो आप बताइएगा इसे म्लेच्छों का विनाशक क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा इसी विग्रहराज चतुर्थ के हमें अभिलेख मिले थे। क्या मिले थे, इसी के ही हमें अभिलेख मिले थे। और वो अभिलेख कितने थे, वो 3 थे। और ये तीनों के तीनों अभिलेख हमें प्राप्त हुए तोपड़ा की लाट से। कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये हुए थे तोपड़ा की लाट। और तोपड़ा की लाट पड़ती है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। कहाँ पे पड़ती है, तो ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ती है। और इसी तोपड़ा की लाट से 3 अभिलेख प्राप्त हुए जो विग्रहराज चौहान से संबंधित थे। और इसी अभिलेख से हमें जो जानकारी मिली वो क्या मिली, तो वो यही मिली थी कि विग्रहराज के द्वारा जो है वो क्या किया गया, म्लेच्छों को पराजित किया गया। विग्रहराज ने म्लेच्छों को पराजित किया। म्लेच्छ जो है ये पहले एक जाति हुआ करती थी जो कि युद्ध के लिए जानी जाती थी। और इसी म्लेच्छों का पूरी तरह से अंत करने वाला शासक था विग्रहराज। और इसी विग्रहराज के द्वारा जब इसका अंत कर दिया गया तो इसी को ही कहा गया कि म्लेच्छों का विनाशक। क्या कहा गया, म्लेच्छों का विनाशक इसे कहा गया। उसके बाद याद रखिएगा उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। कौन बनता है, तो वो बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। ये द्वितीय है न कि तृतीय। और पृथ्वीराज द्वितीय से एक ही क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप आंसर करिएगा इसका जो अभिलेख है वो हमें हांसी हिसार से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो हमें हांसी हिसार से प्राप्त हुआ। तो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं अभी तक। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए चौहान वंश जो है किसके बाद आया था, तो तोमरों के बाद आया था। यह आपसे पूछा जाएगा बताइए तोमरों का अंत किसने किया था, तो चौहान वंश ने किया था। और इसी के अंदर 1139 में एक शासक जिसका नाम था अर्णवराज चौहान। और इसी अर्णवराज चौहान के द्वारा जो है तोमरों को हराया जाता है। उसके बाद अगला हमारा शासक बनता है कौन, तो वो बनता है विग्रहराज चतुर्थ। और यही विग्रहराज चतुर्थ जाना जाता है बिसल देव के नाम से। इसे बिसल देव कहा गया क्योंकि इसने एक नाटक लिखा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था जिसका नाम था हरिकेली। और इसी विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, इसने म्लेच्छों को पराजित किया। और इसी बात की हमें जानकारी कहाँ से मिली, तो वो हमें मिली थी तोपड़ा की लाट यमुनानगर से। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें सर एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसके अंदर ये जानकारी लिखी हुई थी। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म्लेच्छों का विनाशक किस शासक को कहा जाता है तो वो विग्रहराज चौहान को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण किरदार की बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो किरदार है वो है हमारा पृथ्वीराज तृतीय। कौन है, तो वो है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिसे आप लोग जानते हो। ये पृथ्वीराज वही है भाई जो 1178 ईस्वी में शासक बनता है और यही लड़ता है 2 महत्वपूर्ण युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध। चलिए थोड़ी सी बातें इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा ये 1178 ईस्वी में शासक बने थे। 1178 ईस्वी में क्या बने थे, ये शासक बने या राजा बने। युद्ध की बात आगे करेंगे लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है 1178 ईस्वी में राजा बने थे पृथ्वीराज तृतीय या जिसे आप लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो। और याद रखिएगा यही पृथ्वीराज तृतीय जो है इन्होंने अंत किया था किसका, बादानकों का। किसका अंत किया था, तो इन्होंने बादानकों का अंत किया था।
अब आप कहोगे सर ये बादानक क्या होते हैं, तो भाई याद रखिएगा जिस समय दिल्ली में पृथ्वीराज तृतीय या चौहान वंश शासन कर रहा था उसी समय हरियाणा जो है इसका जो दक्षिणी भाग था जिसमें रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का या गुरुग्राम का एरिया शामिल था, उसी में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था बादानक वंश। और ये जो बादानक है ये किसके समकालीन थे, तो ये तोमरों के और चौहानों के समकालीन थे। और इन्हीं बादानकों की जो राजधानी हुआ करती थी, इन्हीं बादानकों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी, तो वो थी बांडावास। कौन सी थी, तो वो थी बांडावास, या जिसे आप लोग बाढ़ावास के नाम से जानते हो। और ये कहाँ पे है, तो ये रेवाड़ी में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती थी, रेवाड़ी में। तो इसी बादानकों का अंत भी किसने किया था, पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। और इसी पृथ्वीराज तृतीय को आप किस नाम से जानते हैं, तो इसी को आप लोग राय पिथौरा के नाम से जानते हो। किस नाम से, राय पिथौरा के नाम से। और इसी ने राय पिथौरा का किला बनवाया था जो कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। चलिए हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसी का ही एक दरबारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो इसका एक दरबारी हुआ करता था और इसी दरबारी का नाम था चंद्रबरदई। क्या नाम था, तो इसी का नाम था चंद्रबरदई, या इसी को ही चांद बरदाई के नाम से आप लोग जानते हो। और इसी चंद्रबरदई का जो जन्म है वो हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इसका जन्म हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार जिले में इसका जन्म हुआ। हरियाणा के हिसार जिले में जन्म लेने वाला एक शख्स जिसका नाम था चंद्रबरदई, जो कि पृथ्वीराज का दरबारी और मित्र हुआ करता था। और इसी चंद्रबरदई ने क्या लिखा था, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी जो पृथ्वीराज के जीवन से संबंधित थी। और इसी पुस्तक में इसका जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था, पृथ्वीराज रासो। तो जाहिर सी बात है आपसे पूछा जाएगा। और एचएससी का ये भी एक और फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई। तो आप आंसर करेंगे वो लिखने वाला शासक व्यक्ति कौन था, तो वो था चंद्रबरदई। पृथ्वीराज रासो किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है, तो वो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। चंद्रबरदई का संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा के हिसार जिले से है। इसी चंद्रबरदई को कहा जाता है आदि कवि। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है आदि कवि। पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। क्या है, तो ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य है। चलिए इतनी सी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें हमने चंद्रबरदई की बात कर ली। और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जो है इसी ने ही किलों का निर्माण करवाया था। क्या किया था, तो इसने किलों का निर्माण करवाया था। अब किले भी कौन से, तो याद रखिएगा इसने एक तो बनवाया था असीरगढ़ का किला। कौन सा किला बनवाया था, तो इसने एक तो बनवाया था असीरगढ़ का किला। और आप लोग जानते हो ये आसी शब्द जो आ गया है ये कहाँ पे है, तो सर हंसी का ही पुराना नाम क्या था, आसी था। तो असीरगढ़ का किला बनवाया था किसने, पृथ्वीराज ने। और दूसरा इसने कौन सा किला बनाया था, तो इसने बनाया था त्राइन का किला। कौन सा किला, तो त्राइन क्या किला, या त्रावड़ी का किला भी किसने बनवाया, तो ये भी पृथ्वीराज ने। और ये त्रावड़ी या त्राइन कहाँ पे है, तो ये करनाल में है। कहाँ पे है, करनाल में है। असीरगढ़ का जो किला है इसी को कहा जाता है तलवारों व बंदूकों का किला। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तलवारों व बंदूकों का किला। कौन सा है, तो वो भी यही है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे जॉर्ज थॉमस के बारे में। और जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड से आने वाला एक व्यक्ति था, आयरिश व्यक्ति था। और उसी के द्वारा जो है यहाँ पे बंदूकों और तलवारों की फैक्ट्री लगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है तलवारों व बंदूकों का किला। चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए असीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में करवाया गया। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब चौहान वंश किस सदी में आया है, 12वीं सदी में चौहान वंश आया है। तो इन किलों का निर्माण भी कब करवाया जाएगा, तो इन किलों का निर्माण भी करवाया गया था 12वीं सदी में। कब करवाया गया, तो 12वीं सदी में इन किलों का निर्माण करवाया गया था। तो इतनी सी बातें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए हरियाणा में बादानक कहाँ पर फैले हुए थे। तो आप बताओगे कि बादानक जो वंश था ये फैला हुआ था दक्षिण हरियाणा में। कहाँ पे फैला हुआ था, तो ये दक्षिण हरियाणा में फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है इसी का ही एक सेनापति हुआ करता था। इसी पृथ्वीराज का एक सेनापति हुआ करता था और इसके सेनापति का नाम था दरिया सिंह। क्या नाम था,
तो इसके सेनापति का नाम था दरिया सिंह। और इसी दरिया सिंह ने जो है यहाँ पर एक किला बनाया था, कहाँ पर, गोहाना में। तो याद रखिएगा, दरिया सिंह के द्वारा जो है सोनीपत के गोहाना में एक किला बनवाया गया और इसी किले का नामकरण किया गया था पृथ्वीराज के द्वारा। किसके नाम द्वारा किया गया? पृथ्वीराज के द्वारा। और इसीलिए इसे हम बोल देते हैं कि बताइए गोहाना के किले का नामकरण किसने किया था? गोहाना के किले का नामकरण, और वो नामकरण किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। किसने किया था? तो वो किया था पृथ्वीराज ने। चलिए इतनी सी बातें याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और मैंने बताया था गोहाना जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था गगन गोहाना, और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये सोनीपत जिले में पड़ता है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए पृथ्वीराज चौहान का दरबारी या इसका मित्र कौन हुआ करता था? तो आप क्या आंसर करेंगे? चंद्रबरदई। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रबरदई का संबंध कहाँ से है? तो आप आंसर करेंगे हरियाणा के हिसार जिले से। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रबरदई के द्वारा। किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। और आपसे कई बार पूछा गया है, बताइए गोहाना के किले का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो वो पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। और दो क्वेश्चन ये बनेंगे कि बताइए असीरगढ़ का किला और जो आपका है त्राइन का किला, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो वो भी पृथ्वीराज ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने करवाया था। अब हम बात करते हैं इस पृथ्वीराज के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए इतनी सी बातें आप फटाफट नोट करिए, फिर हम बात करते हैं इसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एचएससी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा, चाहे वो आपसे त्राइन के युद्ध से पूछ ले, चाहे वो पृथ्वीराज के बनाए गए किलों से पूछ ले, या वो इसके दरबारी चंद्रबरदई से क्वेश्चन पूछ ले। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे होंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता ही आता है। तो एक एक नंबर से ही हमारा क्या होता है? सिलेक्शन होता है। बूंद बूंद से सागर भरता, तो वही बात है भाई, हमें एक एक नंबर इकट्ठा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उन्हीं की हम बात करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। एक बार तो क्वेश्चन एचएससी ने यह भी पूछ लिया था कि पृथ्वीराज चौहान जिसने त्राइन के युद्ध लड़े थे वह कौन से नंबर का था? प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था या चतुर्थ था? तो याद रखिएगा यही पृथ्वीराज जो है इसी को आप बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। चलिए इसके अब हम बात करते हैं कि इसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, इसके द्वारा जो बैटल लड़े गए थे वो कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है त्राइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तो वो है त्राइन का प्रथम युद्ध। और आप लोग जानते हो त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। और ये जो त्राइन है इसी को बोला जाता है त्रावड़ी। क्या बोलते हैं आप? त्रावड़ी। और इसी को कई बार एग्जामिनर लिखता है त्रोरी। क्या लिखेगा? त्रोरी लिखता है भाई। तो याद रखिएगा त्राइन, त्रावड़ी और त्रोरी एक ही चीजें हैं। और ये जो त्राइन है ये हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो ये हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। त्राइन का जो पहला युद्ध है ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? तो ये लड़ा गया था, एक साइड तो था मोहम्मद गोरी। कौन था? एक साइड था मोहम्मद गोरी जो कि गौर साम्राज्य का राज्य था। और दूसरी ओर था कौन? चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय। और इसी पृथ्वीराज तृतीय का साथ दे रहे थे हांसी से गोविंद राय। कहाँ से? तो हरियाणा के हांसी से था गोविंद राय। और दूसरा जो व्यक्ति साथ दे रहा था वो था जयचंद। कौन था? तो वो था जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था। और ये कन्नौज कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। इन्होंने इसका क्या किया था? साथ दिया था। और याद रखिएगा आप लोग कि जब पृथ्वीराज तृतीय का इतने लोगों ने साथ दिया तो जाहिर सी बात है इसकी क्या होगी? इसकी विजय होगी, इसकी जीत हुई। और कौन हार गया? मोहम्मद गोरी हार गया था। कौन हार गया था? मोहम्मद गोरी। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए त्राइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में।
फिर आपसे पूछेगा त्राइन के पहले युद्ध में कौन जीत गया, पृथ्वीराज तृतीय जीत गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन हार गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था। उसके बाद याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा बताइए त्राइन के प्रथम युद्ध में हांसी से इसका साथ किसने दिया था, तो वो दिया था गोविंद राय ने। और अगर आपसे पूछे कन्नौज से कौन था, तो जयचंद था। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये आता है कि अब जब भी आपने पढ़ी होगी हरियाणा जी के, तो आपने ये कहानी सुनी होगी इसके बारे में। चलिए उस कहानी की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे दो कहानियां बनती है। एक तो आपसे ये पूछा जाता है पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी बनती है, पहले उसके बारे में ही हम बात करते हैं। देखिए अब जब क्या हुआ, त्राइन के पहले युद्ध में विजय हुई किसकी, विजय हुई पृथ्वीराज तृतीय की। तो उसके द्वारा जो है जश्न का, पार्टी का। अब हरियाणा वाले कितने भावुक होते हैं, जब भी छोटी मोटी खुशी होती है तो उसे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए क्या किया गया, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो है एक जश्न का आयोजन किया गया। और इसी जश्न में जिस जिस व्यक्ति ने साथ दिया उसे तो जाहिर सी बात है इन्विटेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या हुआ, जब पृथ्वीराज तृतीय ने गोविंद राय को, जयचंद को, दोनों को इन्विटेशन दिया और एक बहुत बड़ा भव्य जश्न का आयोजन किया गया। तो इसके अंदर गोविंद राय भी आया, जयचंद भी आया। और जयचंद जब आया तो यह अपने साथ एक गलती करता है, क्या, अपनी बेटी को लेकर आता है जिसका नाम था संयोगिता। और आपने अगर देखा हो तो अभी पृथ्वीराज मूवी भी आ रही है जिसके अंदर संयोगिता का किरदार निभा रही है मानुषी छिल्लर। कौन निभा रही है, मानुषी छिल्लर निभा रही है। अब जयचंद जब अपनी बेटी को लेकर आया तो पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद जब आपस में मिले तो उस जयचंद ने अपनी बेटी से उसका इंट्रोडक्शन कराया कि बेटी ये है पृथ्वीराज, जिसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को हराया था। और पृथ्वीराज जो है उसको बताता है कि ये मेरी बेटी संयोगिता है। अब गर्म खून था भाई, गर्म खून था, तो एक दूसरे को देखा और नैनों से नैने मिले, नैन कटोरे काजल डोरे, वो बात हुई। अब बात वो हुई तो भाई साहब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब पृथ्वीराज तृतीय अपने नाना के पास जाता है, नंगपाल के पास, और नाना को जाकर बोलता है कि नाना जी मुझे तो प्यार हो गया है, और वो भी किससे, संयोगिता से। तो ये जो जयचंद है ये गढ़वाल वंश का था और पृथ्वीराज जो है ये चौहान वंश का था। अब उस समय में एक समस्या आती थी, क्या, कि जाति का भेदभाव हुआ करता था। तो जो चौहान वंश था ये बहुत बड़ा उच्च वंश माना जाता था और गढ़वाल वंश है निम्न वंश का था। तो इसके नाना ने साफ इनकार कर दिया कि शादी ये नहीं हो सकती। अब पृथ्वीराज भाई गर्म खून है, अब गर्म खून है तो उसे शांत कैसे करें। तो उसने अपने नाना की बात नहीं मानी, और नाना की बात ना मानी तो उसने देखा भी नाना तो कितने दिन का मेहमान है, साल 2 साल जिएगा, तो शायद जीवन तो उसे बिताना है ना पृथ्वीराज को। अब पृथ्वीराज क्या करता है, संयोगिता को लेकर भाग जाता है। अब जब पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर भाग गया तो जयचंद की तो बेइज्जती हुई, नाक कट गई भाई, जिसने युद्ध में थे उसका साथ दिया और वो उसी की बेटी को लेकर भाग गया। तो अब वो क्या करे, अब क्या हुआ भाई, अब जयचंद क्या करता है, वो मोहम्मद गोरी को लेटर लिखता है। लेटर का मतलब क्या है, इनविटेशन देता है उसे। लव लेटर ना समझना, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो फरवरी आ रही है तो आपके दिमाग में तो वही चल रही होगी राम कथा। चलिए अब क्या हुआ, जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी को इनविटेशन लिखा गया, एक पत्र लिखा गया, और उसके अंदर वह आक्रमण करने के लिए उसे आमंत्रित करता है। अब मोहम्मद गोरी बेचारा जो इतनी बार पिट चुका था, मोहम्मद गोरी इतनी बार भारत में और हरियाणा में पिट चुका था कि अब वो देखता है भाई साहब पिछली बार तो बच तो गया था तू, इस बार तो बचेगा भी नहीं, तो वो आने से मना कर देता है। अब जयचंद फिर से एक व्यक्ति को भेजता है और पूरी राम कथा उसे सुनाता है कि इस तरह से मेरी बेटी को लेकर वो भाग गया, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। अब मोहम्मद गोरी भी समझदार था, तो उसने कहा भी मैं आपसे युद्ध तो लड़ लूंगा उनके साथ, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हो तो आपकी सेना आगे रहेगी, मेरी सेना पीछे रहेगी। अब क्या हुआ, अभी दूसरा युद्ध लड़ने की बारी आई। अब होता है त्राइन का दूसरा युद्ध। अब जब एक साइड तो मोहम्मद गोरी और जयचंद मिलकर क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं युद्ध की, और दूसरी साइड भाई साहब अपने पृथ्वीराज चौहान वो कहाँ होते हैं, वो पहाड़ों में गाने गा रहे होते हैं, नैन से नैन मिला रहे होते हैं। अब क्या होता है, पृथ्वीराज तृतीय को जब पता चलता है कि उसके ऊपर जयचंद और मोहम्मद गोरी आक्रमण करेंगे, तो वो भागा भागा जाता है सबसे पहले अपने दोस्त गोविंद राय के पास। अब जब वह गोविंद राय के पास हांसी में जाता है और उसे कहता है भाई एक काम कर, अब वो आक्रमण दोनों मिलकर कर रहे हैं तो तू मेरा साथ दे। हांसी वाले समझदार होते हैं, तो गोविंद राय समझदार था। अब उसे पता चल गया भाई, उसने देखा भाई पहली बार तो ये संयोगिता को लेकर भागा जो जयचंद की बेटी थी, इस बार हो सकता है मेरी वाली को लेकर भाग जाए है। तो अब गोविंद राय ने साफ बना कर दिया कि भाई साहब आप देखो, आप अपना काम देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब पृथ्वीराज को जब इसने मना कर दिया तो ये अपने नाना के पास गया, तो नाना ने कहा बेटा जब तू छोरी को लेकर भाग गया था तब मैं पूछा था कि, तो बोले ना, तो यही कहानी यहीं पर हुई। अब पृथ्वीराज का साथ देने से सबने मना कर दिया। और अब होता है यहाँ पे इतिहास का परिवर्तनकारी युद्ध, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तो कहानी से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कभी एग्जाम में कहानी नहीं पूछी जाएगी। तो भाई याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट लिखवाए जा रहे हैं आपको, तो याद रखिएगा त्राइन का दूसरा युद्ध या त्राइन की दूसरी लड़ाई,
और त्राइन का जो दूसरा युद्ध है ये अगले ही साल 1192 ईस्वी में लड़ा गया। और याद रखिएगा ये जो त्राइन का दूसरा युद्ध है ये फिर से उन्हीं दो शासकों के बीच में लड़ा गया, जिसमें एक साइड था मोहम्मद गोरी। कौन था? तो एक तरफ था मोहम्मद गोरी, जिसका साथ इस बार दे रहा था जयचंद। कौन दे रहा था? जयचंद दे रहा था। और दूसरी ओर था पृथ्वीराज तृतीय अकेला। और जाहिर सी बात है इस युद्ध में कौन हारेगा? तो इस युद्ध में हार गया था पृथ्वीराज तृतीय और जीत गए थे मोहम्मद गोरी और कौन? तो ये दोनों के दोनों जीत गए थे जयचंद। तो ये था त्राइन का दूसरा युद्ध। तो आपसे यहीं से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए त्राइन के प्रथम युद्ध, दूसरे युद्ध में कौन जीत गया था? तो मोहम्मद गोरी। दूसरे युद्ध में साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। दूसरे युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में हुआ। इतने से ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि त्राइन का जब दूसरा युद्ध हो जाता है तो उसके बाद में मोहम्मद गोरी के द्वारा एक और युद्ध लड़ा जाता है, जो कि 2 साल बाद लड़ेगा, जिसका नाम है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा जाएगा। और इसी के बाद में शुरुआत हो जाती है भारत में मुस्लिम शासकों की। और यहीं से मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी के गुलामों के द्वारा जो है भारत पर कब्जा किया जाना शुरू हो जाता है। यहां से एक नया क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ये है, बताइए किस विदेशी पुस्तक के अंदर त्राइन के युद्धों का वर्णन है? तो याद रखिएगा त्राइन का जो दूसरा युद्ध है, जो दूसरा युद्ध हुआ था त्राइन का 1192 ईस्वी में, इसी युद्ध की जो हमें जानकारी मिलती है वो एक किताब में मिलती है। और इसी किताब का नाम है तबकात ए नासिरी। क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों तबकात ए नासिरी। और मैंने आपको बताया था कि तबकात ए नासिरी जो है ये पुस्तक है और ये लिखने वाला जो लेखक था उसका नाम था मिनहाज उस सिराज। क्या नाम था? तो इसके लेखक का नाम था मिनहाज उस सिराज। तो बस यही याद आपको रखना है कि तब त्राइन का दूसरा युद्ध तबकात नासरी में वर्णन किया गया और इसका लेखक था मिनहाज उस सिराज था। अब आपने फिर एक कहानी सुनी होगी कि पृथ्वीराज तृतीय जो है इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है बंदी बना लिया जाता है और ये अपने साथ गौर साम्राज्य ले जाता है। तो वो कहानियां सब बकवास होती हैं, कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो आपका जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है ना कि सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और उन्हीं में से एक आपका सही होगा। तो आपको कहानियां याद नहीं रखनी है, ये तो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के लिए बताई जाती है। तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स आपको लिखाए गए हैं यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपने ये सारे कवर कर लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप साथ के साथ कवर करते चलिए दोस्तों। आज की क्लास के लिए इतना ही। जितना हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड 1 पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी और साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहां से आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इतनी चीज़ों को आप साथ के साथ कवर करिएगा। और दूसरी जो हमारी क्लास रहेगी वो आपको करंट अफेयर की प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें हम जनवरी के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो ना हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं बल्कि उससे बनने वाले जीके की थ्योरी के भी क्वेश्चन हम कवर करें। तो आप दोनों क्लासों को देखा कीजिए और बहुत जल्द ही आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।